नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय और जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 2 फरवरी 2000 और जन्म का समय दोपहर 2:15 का है, काठमांडू, नेपाल। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इन्होंने बुधवार के दिन जन्म लिया है माघ मास में और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इनका जन्म हुआ है। अब सीधी सी बात है कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्रमा बेहद क्षीण स्थिति में होते हैं, कमजोर होते हैं, क्षत्रिय इनका वर्ण है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है। मनुष्यगण के हैं ये और देव गुरु बृहस्पति, चूंकि इनकी राशि धनु है तो इनके राशि के राशिश होते हैं। आइए जन्म कुंडली की ओर। मिथुन लग्न की कुंडली आप इनकी देख रहे हैं। राशि इनकी धनु, लग्नपति जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में और भाग्यपति बनते हैं शनिदेव जाकर के कुंडली के लाभ भाव में। हालांकि नीच राशि में बैठे हैं परंतु लाभ भाव में, और लाभपति बनते हैं मंगल जाकर के कुंडली के भाग्य में। यहां पर देखें तो लाभेश और साथ ही साथ भाग्येश ने आपस में राशि परिवर्तन किया हुआ है। अच्छा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। अब वहीं आगे बढ़ें तो मंगल और बुध की युति तो है, परंतु यहां पर बुध एक अंश पर और मंगल काफी आगे हैं। और मंगल की स्थिति को देखें तो मंगल 28 अंश 43 कला के साथ कुंभ राशि में मृत स्थिति में है। हालांकि यह मंगल नौमांश में मिथुन राशि में सूर्य के साथ युति बनाए हुए बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली सामने है आपके। मिथुन लग्न की कुंडली ज्योतिष शास्त्र में इसको सर्वाधिक श्रेष्ठतम लग्नों में से एक कहा गया है। लग्नपति का जाकर के भाग्य भाव में होना यह भी बहुत श्रेष्ठ है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो भाग्य कारक अर्थात देव गुरु बृहस्पति के साथ लग्नेश का लाभ संबंध बन रहा है, तीसरे 11वें का संबंध। तो भाग्य कारक और भाग्यपति दोनों से ही लग्नेश का लाभ संबंध बन रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। अब इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र को माना गया है, जो जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। कालपुरुष की कुंडली के आधार पर सप्तम भाव में शुक्र की राशि होती है। शुक्र की दृष्टि लग्न पर है। हालांकि गुरु की राशि में गुरु के साथ तात्कालिक शत्रुता किए हुए बैठे हैं, पर फिर भी नवम पंचम योग भी यहां बन रहा है। प्रिय दर्शकों, ये नेपाल से हैं और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं या बहुत सी बातें लिखी हैं। अब इनके मैं प्रश्न पहले पढ़ता हूं और अंत से शुरू करता हूं। क्यों अंत से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने अंतिम लाइन लिखी है कि शास्त्री जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूं। मैं दुनिया के सबसे उत्कृष्ट ज्योतिषी के सामने नतमस्तक हूं। अब आगे इन्होंने लिखा है, अंतिम से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, पहला प्रश्न इनका आगे है। इन्होंने अंतिम एक लाइन जोड़ा है कि मैं सामान्य दर्शक के लिए बस एक अतिरिक्त प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या ग्रह शांति वास्तव में काम करती है या आजकल अनैतिक ज्योतिषी इसे धन कमाने के साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। असल में यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो अनैतिक धन कमाने का प्रयत्न कर रहा है वो ग्रह शांति करा ही नहीं रहा है। यह बात बहुत आपको भली भांति जान लेना होगा, क्योंकि एक ग्रह शांति कराने में उस ज्योतिषी का पेट भरेगा ही नहीं जिसको आप अनैतिक कह रहे हैं। उसका पेट ही नहीं भरेगा तो वो न तो किसी को ग्रह शांति बता रहा है और न ग्रह शांति करा रहा है। पहले तो यह सवाल का आपका जवाब है। दूसरा, क्यों नहीं होता? पूजा पाठ से क्या नहीं हो सकता है? अगर सचमुच किया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जिन्हें आप अनैतिक कह रहे हैं वो असल में ये उपाय नहीं बताते। इनके पास इससे बेहतरीन उपाय है रत्न के रूप में, तरह तरह के रुद्राक्ष के रूप में। एक मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए,
तो 24 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, तो 14 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, तो पुखराज पहन लीजिए, तो मूंगा पहन लीजिए, तो हीरा पहन लीजिए। उनके पास और भी विकल्प है, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। तो वो ग्रह शांति कभी नहीं बताते, एक। नंबर 2, ग्रह शांति कराने वाला कौन होगा? एक ब्राह्मण। मैं नहीं जानता नेपाल में, हालांकि नेपाल हिंदू देश है, वहां जो भी स्थिति हो, लेकिन एक ब्राह्मण आपके यहां शांति कराएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। कौन सा आप उनको सोने में तौलने वाले हैं? उनकी कुछ सामान्य सी दक्षिणा नहीं, याद रखिएगा, पारिश्रमिक आप उनको देंगे। दक्षिणा शब्द अलग है, आप सामान्य शब्दों में हम दक्षिणा प्रयुक्त करते हैं, वो असल में पारिश्रमिक है। आप दक्षिणा भी उसे कह लीजिए, वही देंगे आप उनको, न कि उनको आप सोने में तोल देने वाले हैं। तो अनैतिक जहां है वहां ये चीजें आपको नहीं बताई जाएगी कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए और सामान्य सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए, ग्रह शांति कराइए। वो तो ब्राह्मण बताता है, और इसलिए बताता है कि उसका भी उसी से जीविकोपार्जन होता है, और वही आकर के आपके घर में पूजा पाठ करता है, तो उसी से उसका परिवार, बाल बच्चे उसके पलते बढ़ते हैं। तो अनैतिक वहां नहीं है कुछ भी, जहां है वहां आप पूछेंगे नहीं फिर ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं सीधे इनके प्रश्नों की ओर ले चलता हूं। इनका प्रश्न यहां से शुरू होता है कि गुरुजी, मेरी कुंडली देखकर मुझे मेरी ताकत और कमजोरियों के बारे में बताइए। कृपया मुझे ऐसी सलाह दीजिए कि आपकी सलाह से मैं जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह की सभी सफलताओं को पा सकूं। वैसे तो इस सवाल का जवाब प्रारंभ में ही एक लाइन में दे दिया था, छोटे शब्दों में, कि जन्म कुंडली में आपके लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं और आपकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। ज्योतिष शास्त्र में मिथुन, तुला, धनु, कुंभ, इन लग्नों को अत्यधिक लग्न में श्रेष्ठ राशियां कही गई हैं। तो ये श्रेष्ठ लग्न है आपका, एक। दूसरा, लग्नपति भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं, जन्म कुंडली का जो 9वां भाव होता है वो धर्म भाव है, और आपका जो लग्न है वो आपका व्यक्तित्व है। तो आपका व्यक्तित्व जब धर्म भाव में जाकर के बैठे, हां अंश से कमजोर है, लेकिन फिर भी जाकर के बैठे, तो निसंदेह आपकी आध्यात्म की ओर रुचि तो होगी। परंतु यह ध्यान रखिएगा, आपका जो लग्न है वो मिथुन है, अर्थात मैथुन। इस लग्न में भटकाव भी चरम पर है। क्यों? अगर आप इस राशि के प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो यहां इस राशि के प्रतीक चिन्ह में आपको एक स्त्री और एक पुरुष दिखाई पड़ेंगे। पहले तो इस राशि या लग्न आप कह लीजिए, इसका जो व्यक्तित्व है वो द्विविधात्मक है, कंफ्यूज्ड, संशय में, हालांकि बेहद बुद्धिमान। इस लग्न के जातकों को मैं सदैव कहा करता हूं कि आपका मूल काम ही बात बेचना है, ज्ञान बेचना है, लेकिन असल में देखा जाए तो भीतर से कंफ्यूज, संशयात्मक, संशय की स्थिति। पर फिर भी आपका लग्न मिथुन ये अत्यंत श्रेष्ठ लग्न है। तो जो आपने पहला प्रश्न पूछा है, आपकी ताकत आपका भाग्य है, आपकी ताकत आपका भाग्य, और ऊपर से रही सही कसर मंगल की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही। भले वो मंगल डिग्री वाइज थोड़े कम है, और चलित में देखने से पता चलता है कि वो मंगल दशम का फल दे रहे हैं, तो दशम का भी फल दे रहे हैं तो बढ़िया ही है। तो ये मंगल यानी पुरुषार्थ, किसी भी कुंडली में मंगल क्या है? पुरुषार्थ। अब कहां पर मिसमैच हुआ है? आप मनुष्य गण के हैं और आपका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय वर्ण होने के चलते अगर यहां पर राक्षस गण के आप होते तो आपके अंदर जो एनर्जी होती वो अजब अलग लेवल की होती। अब यहां आप है मनुष्य गण के, अब क्षत्रिय वर्ण होने से थोड़ा सा मिसमैच होगा, और ऊपर से आपका जो जन्म हुआ है कब हुआ है? तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जन्म दिन का हुआ है, वो बहुत अच्छा है। दोपहर का आपका जन्म है, हालांकि सूर्य अष्टम में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अगर चलित में देखा जाए तो ये नवम का फल दे रहे हैं, लेकिन दोपहर का जन्म है, और दोपहर का जन्म होने के चलते सूर्य के पास बल माना जाएगा, बल है। अब आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपका पुरुषार्थ, और दूसरा आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपका भाग्य है। आपके पास प्रकृति प्रदत्त आपको भाग्य मिला हुआ है, एक। नंबर 2, उस भाग्य को जागृत करने के लिए आपको साधना आराधना करनी ही होगी। मिथुन लग्न द्विविधात्मक लग्न है, कंफ्यूज लग्न है, लेकिन इस लग्न में साधना आराधना जन्मजात होती है, साधना आराधना की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। इस लग्न के जातक अति करने वाले होते हैं, भोग करते हैं तो अति, और योग करते हैं तो अति। अति भी कई मामलों में सर्वत्र वर्जित कहा गया है, लेकिन इस अति के कारण ही, चूंकि मिथुन का अर्थ ही मैथुन है, तो इस लग्न के जातक सुखों की ओर बहुत ज्यादा भागते हैं। और उस तरफ अगर देखें तो जब लग्न पर ही शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो सुख की ओर, भोग की ओर तो आप भागेंगे ही भागेंगे। लेकिन अंततोगत्वा चूंकि लग्न जाकर के धर्म में बैठा हुआ है, फलतः आप धर्म के पथ पर खुद ही चल के जाएंगे, उसके लिए आपको किसी को कुछ बताना नहीं है। मैं अपने करियर से बेहद असंतुष्ट हूं, मुझे विशेष रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में रुचि है, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं हूं।
मैं कुछ वर्षों से आईटी में जाने की योजना बना रहा हूं। व्यवसाय के लिहाज से क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? मैं इस उद्योग में विश्व स्तर की सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। मेरी कुंडली किन अन्य उद्योगों में समर्थन देती है? ये तो बता चुका हूं, कंसल्टेंसी परामर्श। देखिए, एक बात आपको बताता हूं, पहले ये बात जानना जरूरी है। ये लाइन, चूंकि आप 2000 के जन्मे हैं तो 24 वर्ष के लमसम अभी आप हुए हैं। हालांकि अब इस तरह के सवाल का प्रश्न बनता नहीं है, 24 वर्ष की उम्र काफी हो जाती है, लेकिन आपने ये लाइन जो लिखा है कि मैं विश्व स्तर की सफलता और प्रसिद्धि हासिल करना चाहता हूं, ये हो सकता है कि ज्योतिषी से पूछ रहे हैं इसलिए आपने ये लाइन पूछ लिया है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं, विश्व स्तर की सफलता प्राप्त करने की चाहत रखकर के ही हम उतरेंगे तो हम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। पहले हमारा उतरना जरूरी है। यह समय तय करेगा कि हम विश्व स्तर की सफलता योग्य हैं या नहीं हैं। एक नंबर 2, हमेशा याद रखिए, ऊपर पहुंचने के बाद चीजें कठिन तो होती हैं, परंतु ज्यादा आसान होती हैं, मल्टीप्लाई होता है वहां पर चीजें आकर के। तो अगर आप अपने देश में सफलता हासिल कर लेते हैं तो बहुत संभव है आप विदेश में हासिल कर लें, विश्व स्तर पर सफलता हासिल कर लें, लेकिन उसके लिए पहले घर से निकलना जरूरी है। योजना बनाते रहेंगे तो आप विश्व स्तर की सफलता कैसे हासिल करेंगे? विश्व स्तर की सफलता के लिए अब तक तो आपको निकल जाना चाहिए था, निकलना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप विदेश चले जाइए, वहां जाकर के कोई नौकरी कर लीजिए तो आप सफल होंगे। आप अपने देश में कर सकते हैं। आपके देश का अद्भुत, मैंने वहां का सब कुछ देखा है, तो आप वहीं सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका करीबी देश भारत है, यहां आकर के कर सकते हैं। वैसे आप कहीं भी रहें वहां कर सकते हैं। रही बात, आप आईटी के फील्ड में जाना चाहते हैं, विज्ञान के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जाइए, कोई दिक्कत मुझे इस कुंडली में कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। शनिदेव आपकी कुंडली में नीच राशि में पर परिवर्तन में होने के चलते और मंगल की दृष्टि शुक्र बुध के साथ कुंडली के तीसरे भाव पर, यहां मंगल बुध की युति, यह भी रुद्र योग है एक तरह से देखा जाए तो, और गुरु के साथ परिवर्तन के कारण त्रिकालज्ञ योग भी, घटने वाली घटनाओं का जातक को पूर्वाभास होने लगता है। तो आप आईटी के फील्ड में जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लग्न 4 अंश पर है, सूर्य आपकी कुंडली में 18 और चंद्रमा 13, तो सूर्य से अगर 10 घर आगे आए तो तुला राशि आती है। तुला राशि का जो भाव है खाली है। तुला राशि के स्वामी शुक्र अगर आपकी कुंडली में देखा जाए नौमांश में तो सिंह राशि में बैठे हुए हैं। अब ये 2 बातें कहता है, एक कि अगर आपके यहां कोई पैतृक व्यवसाय है, यानी आपके पिता दादा ने कोई व्यवसाय किया हुआ है, तो उस व्यवसाय को आप विश्व स्तर तक ले जा सकते हैं, उसमें आप बड़ा नाम सम्मान पा सकते हैं। और दूसरा ये कह रहा है सरकारी योजनाओं में सम्मिलित होकर के, अथवा सरकारी नौकरी करके, अथवा सरकार से जुड़ा कार्य करके आप अपना नाम मान सम्मान सब हासिल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, आपके पास अगर ये विकल्प हो, अब तो चूंकि उम्र बढ़ गई, मुझे नहीं लगता सरकारी नौकरी के लिए विकल्प बचता है बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत पहले से लगना होता है, लेकिन ये एक रास्ता है। सूर्य से संबंधित क्षेत्र कह रहा है तो सरकारी क्षेत्र है, अथवा पैतृक अगर कोई कार्य हो तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी कंसल्टेंसी परामर्श के जितने भी फील्ड हैं उसमें आप जा सकते हैं। बाकी आपने खुद से जो कहा है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति को देखा जाए तो राहु द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं। वैसे तो मैं स्त्रियों की कुंडली में कहा करता हूं कि द्वितीय का राहु है तो उसे सदैव अपने विदेश ही चला जाना चाहिए। मैं आपके लिए भी कहूंगा, लेकिन पहली परिस्थिति को देखिए। आप विदेश में जाकर के अगर नाम बनाना चाहें तो वो कभी संभव नहीं। हमेशा याद रखिए, नाम की जो धमक और चमक है वो वैसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में ही जाकर के बनाए हैं, लेकिन आपकी उम्र काफी आगे जा चुकी है और धीरे धीरे समय थोड़ा सा विरुद्ध भी रहेगा। अभी देखा जाए तो सूर्य फिर चंद्रमा की दशा है, फिर आने वाले दिनों मंगल की दशा है। सो जो आप जहां हैं अपने देश में ही करिए। आगे आपने लिखा है कि जितना मैं सांसारिक सुख की कामना करता हूं उतना ही मेरा झुकाव आध्यात्म की ओर है। मैं पहले ही बता चुका हूं ऐसा ही होगा, लेकिन न तो मेरा कोई गुरु है और न ही मेरा परिवार इस मामले में इतना सहयोगी है। मेरी कुंडली तंत्र पूजा साधना के प्रति मेरे मार्ग के बारे में क्या कहती है? कौल तंत्र, नागा साधु और अघोरी जैसे कठोर तांत्रिक प्रथाओं के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, ये साधनाएं हैं, परंतु मैं ये आपके लिए तो नहीं कहूंगा आप उस फील्ड में जाइए, क्योंकि आप जा नहीं पाएंगे। मैं पहले बता देता हूं, आपके मन में विचार बहुत तरह तरह के होंगे, तरह तरह की विचारधाराएं उत्पन्न होंगी, लेकिन आप जा नहीं पाएंगे। याद रखिए, यह भूलना नहीं है कि आपके व्यक्तित्व में सुख की, भोग की प्रबलता है। तो प्रथम आपकी कुंडली में सुख की ही चाहत है, तो आप उधर आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित होने में कोई बुराई नहीं है, पर उधर न तो जाना है आपको, न जाने के बारे में सोचना है। आप अभी अपने आप को, हाँ, आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए हम अपना कर्म करते हुए, अपना कर्म ईमानदारी के साथ करते हुए आध्यात्मिक पथ पर हो सकते हैं, आध्यात्म के पथ पर चल सकते हैं, वो आपको करना है। लेकिन ये नहीं कि मैं नागा साधु बन जाऊंगा कि कोई तंत्र साधना इत्यादि,
जो आप कर रहे हैं, आप गृहस्थाश्रमी बनिए, शादी विवाह करिए, इन्हीं में आइए। मैं दूसरों की तरह जीवन का आनंद नहीं ले पाता। क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा या कुछ समय बाद खुश हो जाऊंगा? आपकी कुंडली में चंद्रमा, चूंकि आपका बताया मैंने कि जन्म जो हुआ है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुआ है, और आपकी कुंडली में सूर्य पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। एक तरह से ये एंजाइटी डिप्रेशन का योग बनाता है। रही बात खुश होने की, आपने एक लाइन लिखा ना, ये जो लाइन आपने लिखा है, मैं उस सवाल का सिर्फ जवाब समझाना चाहता हूं, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। इंसान प्रश्न पूछता है लेकिन उसके पीछे नहीं समझता कि कितने गहरे जवाब उसके हो सकते हैं। आपने लिखा है, मैं दूसरों की तरह जीवन का आनंद नहीं ले पाता। आप सिर्फ दूसरों की तरह जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप दूसरों से बेहतर ले रहे हैं। विश्वास रखिए, आप दूसरों से बहुत बेहतर जीवन का आनंद ले रहे हैं। यह अलग बात है कि जिस बेहतर जीवन का आनंद आप उठा रहे हैं उसका आपको अभी तक आभास नहीं हुआ है, क्योंकि दूर का ढोल सुहावन लागे, ये बड़ी कमाल की बात है। तो आप दूर को मत देखिए, जो है आपके पास आप उसमें खुश रहिए, और रहना ही चाहिए आपको। आपको प्रकृति ने ऑलरेडी कई सारे वरदान दिए हुए हैं, इन वरदानों का आप लाभ उठाइए। शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होने के कारण चीजें थोड़ी डिले हो रही हैं, विलंबित हो रही हैं, लेकिन घबराइए मत, सब ठीक है। मुझे लगता है कि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता था, और अब भी मेरा दिल कई रुचियों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, लेकिन अब जीवन व्यस्त है, और जब मैं छोटा था तो अपनी आंतरिक प्रतिभाओं को संजोने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं मिले। क्या भविष्य में उनका अनुसरण कर सकूंगा? आप गूगल देख करके हिंदी में कन्वर्ट किए हैं क्या इसको? कोई नहीं, आप अच्छा हिंदी लिखे हैं इसको। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास जो भी प्रतिभा है, चूंकि शनिदेव की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, और शनि गुरु के संबंध को भी ज्योतिष शास्त्र में आध्यात्म योग कहा गया है, तो आपकी जो भी प्रतिभा है, जो भी आपकी चाहत है, जो भी दिली ख्वाहिश है, लग्नेश भाग्य में बैठे हैं। तो एक चीज स्टाम्प पर नोट करके ले लीजिए कि जो जो चाहते हैं वो सब पूरी हो जाने वाली है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के पास जो बल हो लेकिन शुक्र के पास जो बल है, लग्न को देख रहे हैं। शुक्र का चंद्रमा का संबंध यहाँ गजकेसरी योग भी है, और गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग भी आप देख रहे हैं। तो जो जो ख्वाहिशें हैं, जो जो चाहते हैं आपकी, वो सब पूरी होने वाली हैं। शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होने से चीजें थोड़ी डिले हो रही हैं, घबराइए मत। एक दो पॉइंट और भी है। आपका जो नवमांश है वो वृश्चिक का है, तो वृश्चिक का नवमांश मिथुन का समर्थक नहीं है, सो आपको जो भी मिलने वाला है थोड़ा सा संघर्ष के बाद मिलेगा। तो संघर्ष स्वीकार कर लीजिए, भागिए मत उससे, संघर्ष स्वीकार करिए। और रही बात कि आपको, आपके अंदर जो प्रतिभा थी, देखिए प्रतिभा को समर्थन मिले व न मिले, प्रतिभा कोई छुपने और छुपाने वाली चीजें नहीं है। वक्त आने पर वो प्रतिभा अपना रूप ले लेगी, तो आप उसकी चिंता ना करें, बस आप लगे रहें। मैं अभी काफी अकेला हूं, इतना कि यह निराशाजनक है। क्या मुझे कभी ऐसा मजबूत और देखभाल करने वाले दोस्त मिलेंगे जिन पर मैं निर्भर रह सकूं और मुश्किल समय में उन पर भरोसा कर सकूं? क्योंकि अब तक मैं यह नहीं कर सकता कि मेरे पास, कह सकता कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं। जवाब है ना। हालांकि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी जाकर के नवम में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं, आपकी कुंडली में मित्र प्राप्ति के योग नहीं होते। मित्र मिलेंगी भी तो बहुत लंबे समय तक उनका साथ आपको नहीं मिल पाएगा। एक दो, जब प्रकृति ने ऑलरेडी आपका मित्र आपको बना दिया है, क्योंकि आपके लग्नेश को भाग्य भाव में बिठा रखा है, आपके चतुर्थेश को भाग्य भाव में बिठा रखा है, तो आपका मित्र आप हैं स्वयं। अब आपने खुद से कितनी मित्रता की है, ये तो आपको खुद मुझे बताना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा कि क्या आपने अब तक अपनी मित्रता निभाई? क्या आप मित्र के योग्य हैं? अगर मित्र के योग्य हैं तो आपके जितने भी पीछे के निराशाजन्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मित्रता के योग्य प्रश्न नहीं हैं। यानी आप पहले तो स्वयं का मित्र बन जाइए। आपकी कुंडली कहती है आपको स्वयं का मित्र बनना होगा। आपकी कुंडली स्वयं के मित्र को बनाने के लिए ही बल दे रही है, तो पहले स्वयं का मित्र बनिए आप। एक नंबर दो, आपको किसी के भरोसे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो वैसे भी आपके जीवन में आपका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि मिथुन लग्न महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होते हैं। एक नंबर दो, वो किसी भी चीज पर टिके नहीं रह सकते हैं। अब ये उनका व्यक्तित्व है, किस किस को आप अपना ये व्यक्तित्व बताएंगे? तो जिनके साथ भी आप जाएंगे लंबे समय तक उनके साथ संबंध चल नहीं सकेगा। तो उससे अच्छा है कि संबंध जहां है, जितना है नियंत्रित रखिए, जितने में है आप उतने में रहिए। बहुत अधिक संबंधों को जोड़ने की तरफ आपको नहीं जाना है। मेरा वैवाहिक जीवन और जीवन साथी कैसी रहेगी? मेरी अभी एक अंतरजातीय प्रेमिका है, और लेकिन मेरे माता पिता इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो क्या धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जाति मायने रखती है? हमारे अंक भी कम हैं,
क्या विवाह में अंक भी बहुत मायने रखते हैं? मुझे अपने प्रेम जीवन और विवाह के संबंध में क्या करना चाहिए? आपकी कुंडली में वैसे प्रेम विवाह के ही योग हैं, सप्तम पति का जाकर के पंचम में बैठना, परंतु अगर देखा जाए तो शुक्र चंद्रमा सबसे अगर देखें तो शुक्र से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में विवाह की दिशा बन रही है, तो माता पिता की मर्जी से विवाह ही होगा। एक आपने जो प्रश्न पूछा है कि क्या जाति मायने रखता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कुछ दिन पूर्व मैं किसी कुंडली देख रहा था एक युवक की, और उस युवक ने भी यही प्रश्न कहा कि अब जो भी जातिगत उनकी बात थी मैं यहां नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने उस बंदे को क्या जवाब दिया मैं वो आपको देना चाहता हूं, बाकियों को देना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी अभी आपने जो लाइन लिखा है, उस बंदे ने भी यही लाइन कहा था कि मेरे माता पिता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है ना कि क्या आने वाले कल में हम उस लड़की का आजीवन अपने परिवार से अपमान कराने का ठेका नहीं दे दिए अपने परिवार को? ध्यान से सुनिए, आपके उस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि क्या आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से यह मायने रखता है, क्या रखता है और क्या नहीं, इसका फैसला आप सभी लीजिए। क्या मैं आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता। तो क्या यह नहीं होगा कि आने वाला एक लंबा समय, यानी जब तक आपके माता पिता जीवित हैं, उस लड़की का, आपके नाते रिश्तेदार उस लड़की का अपमान करें? कल को आपके यहां कोई शादी लगी हुई है, ध्यान से सुनिए और समझिए, कल के दिन आपके यहां कोई शादी लगी हुई है और उस शादी में कोई जो भी कर्मठ कर्म इत्यादि होते हैं, कर्मकांड, वो किए जा रहे हैं, और स्त्रियों को कई बार ऐसा कर देती हैं। मान लिया जाए कि किसी ने आपकी पत्नी को कह दिया अरे तुम मत छूना, ये आपकी पत्नी का सम्मान हुआ? धर्म क्या कहता है, आध्यात्म क्या कहता है, उसको पहले छोड़ दीजिए। क्या उस लड़की का यह सम्मान हुआ? और चलिए अब एक काम यहां आप कर सकते हैं कि यहीं पर अब आप शादी छोड़ दीजिए और यहीं से अपनी पत्नी को लेकर हट जाइए वहां से। तो ये आपने अपने धर्म के साथ अन्याय नहीं किया। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही खड़े हैं, आप भी और वो भी। आपको यही करना है ना कि आप चाहते हैं कि जातिगत भेद न हो, यही बात है आपके मन में। ठीक है, अभी तो आप अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लीजिए, ताकि, क्योंकि देखिए आज उस लड़की से अगर विवाह नहीं करते हैं तो हो सकता है आने वाले साल भर 6 माह तक वो दुखी रहेगी। उसकी शादी हो जाएगी, हो सकता है 2 साल तक दुखी रहे, लेकिन इसके बाद धीरे 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 अपने परिवार में वो रच बस जाएगी। आज आप शादी करके ले आते हैं और जब तक आपके माता पिता रिश्तेदार, जब तक आप सबसे कट नहीं जाते हैं, तब तक सब लोग हो सकता है उस लड़की को स्वीकार न करें, और हर पल हर पग 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 पर उस लड़की का अपमान होगा। तो क्या ये आपके बड़ी जाति या आपके धर्म या आपके आध्यात्म के दृष्टिकोण से बहुत उचित है कि एक लड़की का पग पग पर अन्याय करवाया जाए? हो सकता है ये लड़की अभी ना समझ पा रही हो, ये उसको न समझ में आ रहा हो कि ऐसा करना सही है। और मैं गलत बिल्कुल नहीं कहूंगा उन माता पिता को, क्योंकि उन्होंने उसी परिवेश में अपने आप को पाला है। अब सेकेंड जनरेशन की मोबाइल 11 जनरेशन वाली नहीं बन जाएगी, वो जो है वही रहेगी, हम चेंज नहीं कर सकते उसको। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अभी तो आप उसी धारा में प्रवाहित हो जाइए, और कल को जब आपके बच्चे की शादी की बारी आएगी, वो जहां करना चाहेगा, क्योंकि आप बहुत खुले विचारधारा के हो चुके होंगे और आपने इसी के चलते, इस जातिगत भेद के चलते अपने जीवन में त्याग किया होगा, आप कर लीजिएगा। हो सकता है आपसे आगे ये बन जाए। लेकिन आज अगर आप करते हैं, और जितने लोग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लड़की का अपमान होगा। और क्या उस लड़की का अपमान पग पग पर कराना अपने घर में ला करके, ये हमारे धर्म, ये हमारी जाति, इन सब के हिसाब से बहुत उचित है, बहुत उत्तम है? अगर है तो आप अपमान कराइए, नहीं तो मत करिए ऐसी शादी। बाकी इनका अंतिम वही सवाल था। देखिए बहुत समय ज्यादा हो चुका है, आपके पास जो भी प्रश्न थे वो ऐसे ही थे कि मैं जानता था आपका लग्न मिथुन है, आप कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज कहीं मत होइए, संशय में मत पड़िए, अपने आत्मविश्वास को बलि करिए, सूर्य को बलि करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, इससे आत्मविश्वास में आपके बल आएगा। एक चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। गणेश जी के बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला, 1 माला नहीं 3 माला जप करिए। और साथ ही साथ आपने कहा रुद्राक्ष, आपके यहाँ अगर अच्छा रुद्राक्ष मिलता हो, वहां मैं भी गया था तो मुझे लोगों ने रुद्राक्ष दिया था, जो सही सही रुद्राक्ष मिले वो रुद्राक्ष लीजिए और रुद्राक्ष गले में धारण करिए। विशेष करके अगर गणेश रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाए, गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाए, तो वो जीवन पर्यंत आप धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहद फायदेमंद है, ये आप कर लीजिए।
प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध सर्घ दीजिए, आपका चंद्रमा भी बहुत पीड़ित है, ये भी आप कर लीजिए। मात्र इतने उपाय करना है, और कभी आपके पास अच्छा पैसा हुआ तो आप पन्ना पहन सकते हैं। बाकी वो गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष मैंने जो आपको बताया है, उसी से आपकी कुंडली का काम हो जाएगा। गणेश जी के मंत्र से आपका काम हो जाएगा। पन्ना चाहे तो पहने, न पहने कोई जरूरत नहीं। और रही बात ग्रह शांति कराने की, फिलहाल इस कुंडली में ऐसे कोई बहुत बड़े दुर्योग की ओर मैं नहीं देख रहा हूं। एक सूर्य केतु की युति है, लेकिन सूर्य भी नवम का फल दे रहे हैं, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई दूसरा और उपाय नहीं करना। कुंडली बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़ सकते हैं जितना आपने न सोचा हो उतना। परंतु याद रखिए, धर्म, पूजा पाठ, इसका सहारा लिए रहना है। पूजा पाठ करते रहिए, कर्मकांड कराइए या ग्रह शांति कराइए, मत कराइए, पर खुद आप धर्म का हाथ पकड़े रहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। घर के आसपास कोई एक मंदिर चुनिए, जहां भी आप हों, उस मंदिर में नित्य जाइए, दर्शन करिए, और समय मिले तो कभी कभी उस मंदिर की सफाई भी करिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही। और मेरे दर्शक इस कुंडली के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।